So this is not a reconstruction. This is a prosthetic. Yeah, nose. this is actually. साइनस और हमारी नोज के एरिया में जब नॉर्मल फैट इंक्रीज हो जाता है, जहाँ पर टिश्यू अचानक बढ़ जाते हैं तो काफी समस्या पैदा हो जाती है। साइज में ये अलग अलग होते हैं, पीले, भूरे या गुलाबी रंग के भी हो सकते हैं, लेकिन इनका आकार आंसू के एक बूंद की तरह होता है और पूरी तरह से विकसित होने पर ये किसी अंगूर की तरह नजर आते हैं। इन्हें नेजल पॉलिप्स कहते हैं। लेकिन अगर ये नेजल पॉलिप्स साइज में बड़े हो जाएं, तो आपके नाक के पैसेज को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके कारण आपको नाक के बहते रहने या बंद नाक की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही आपको गंध या स्वाद मिलना बंद हो सकता है। कहने के तो ये तमाम सिम्टम्स कॉमन कफ एंड कोल्ड की तरह हैं, जो आमतौर पर 2 से 14 दिनों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन नेजल पॉलिप्स के मामले बिना इलाज के ठीक नहीं होते। आइए जानते हैं नेजल पॉलिप्स के क्या सिम्टम्स होते हैं। हमारे आज के वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना। शुरुआत करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि साइनस से। ये हवा से भरे हुए छोटे ऐसे छेद होते हैं। इन छोटे छोटे क्षेत्रों से म्यूकस बाहर निकलता है, जो सांस के जरिए अंदर आने वाली हवा को नमी प्रदान करता है। इसके अलावा ये म्यूकस धूल और डस्ट पार्टिकल को भी अपने ऊपर रोक लेता है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि नेजल पॉलिप्स के क्या कारण हैं। नाक के रास्ते पर होने वाले इन्फेक्शन या रेडनेस ये सूजन के साथ म्यूकस मेम्ब्रेन के रिजल्ट के तौर पर सामने आते हैं। इसके अलावा कई ऐसे रीजन हैं जो नेजल पॉलिप्स के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जिनमें अस्थमा की बीमारी इस तकलीफ का कारण बन सकती है। अगर इस बीमारी में लंबे समय तक जोर जोर से सांस लेने की स्थिति बनी रहे, तो ऐसी जगह पर जहां धूल के कारण जानवरों के फर, सर्दी, जुकाम जैसे सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। कई बार इन एलर्जी राइनाइटिस की सिचुएशन के कारण भी छींकने और नाक बंद होने की समस्या पैदा हो जाती है। ऐसे सिचुएशन जहां फेफड़ों और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तरल और चिपचिपा पदार्थ भर जाता है, जिसे सिस्टिक फाइब्रोसिस कहा जाता है। अगर नेजल पॉलिप्स आपके साइनस में या उसके आसपास डेवलप होते हैं, तो वो साइनस इन्फेक्शन का कारण हो सकते हैं, जिससे आपके चेहरे पर तकलीफ हो सकती है। नेजल पॉलिप्स से कैंसर नहीं होता है और ना ही इनसे इन फ्यूचर कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ट्रीटमेंट ऑफ नेजल पॉलिप्स। अगर आप इस समस्या को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो इनके सिम्टम्स के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसके बाद आपके नाक के क्षेत्रों की जांच की जाती है। अगर इनके आसपास नेजल पॉलिप्स हैं, तो हल्की सी लाइट में वो नजर आ जाएंगे। ये भी हो सकता है कि नाक के रास्ते पर या साइनस में पॉलिप्स का पता लगाने के लिए कुछ और भी टेस्ट करने पड़े। इस तरह के टेस्ट में कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी की जाती है, जिसे हम सिटी स्कैन के नाम से जानते हैं। आपके नाक के रास्ते और साइनस की डिटेल और कई सारी पिक्चर्स एक्सरे के जरिए ली जाती है और फिर इन सभी को इकट्ठा करके कंप्यूटर पर देखा जाता है। नेजल पॉलिप्स आपके साइनस और नाक के रास्ते की दीवार पर अपारदर्शी क्षेत्र के तौर पर नजर आएंगे। इसके अलावा अगर ये समझा जाता है कि एलर्जी की वजह से आपको ये समस्या है, तो एलर्जी स्किन प्रिक टेस्ट भी कराया जाता है। इस टेस्ट में आपकी स्किन पर बहुत ही कम मात्रा में पदार्थों को चुभोया जाता है। इसे एलर्जी के जनरल रीजन के तौर पर जाना जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके किसके अगेंस्ट आपकी स्किन रिएक्शन करती है या नहीं। नेजल पॉलिप्स के ट्रीटमेंट के लिए शुरुआत में आपको मेडिसिन दी जाती है और इन मेडिसिन में स्टेरॉइड होता है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ भी आ सकता है। इसकी वजह से नेजल पॉलिप्स सिकुड़ जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कोर्स आपको या 2 गोलियों के रूप में दिया जाता है, या इसके लिए ड्रॉप या स्प्रे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों को बड़े नेजल पॉलिप्स हो जाते हैं, उन लोगों के लिए डॉक्टर सर्जरी प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ऐसे नेजल पॉलिप पर दवा का असर नहीं होता। इस तरह की सर्जरी एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के तौर पर जानी जाती है। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के दौरान जो एंडोस्कोपिक इस्तेमाल किया जाता है, उसमें एक छोर पर कैमरा लगा होता है, साथ ही हार्ड मेटल का ट्यूब होता है। कैमरा नाक के रास्ते से मौजूद नेजल पॉलिप्स की तस्वीर दिखाता है। फिर सर्जन इन पॉलिप्स को इन छोटे सर्जिकल उपकरणों का इस्तेमाल करके हटा देते हैं। पॉलिप्स को हटाने के लिए जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें माइक्रो डिब्राइडर का विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। ये एक छोटी सी आरी होती है, जिसमें एक मोटर लगी हुई होती है।
यानी एक तरह की छोटी मोटराइज्ड रिवॉल्विंग आ रही होती है। इस तकनीक की मदद से आपके चेहरे पर किसी तरह का कोई कट लगाने की जरूरत नहीं होती। सर्जरी होने के बाद आपको 5 से 6 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। यदि घाव पर ड्रेसिंग का उपयोग किया गया है तो कुछ घंटों के बाद आपकी नाक से इसे हटा दिया जाता है। अगर कोई खून बह रहा है तो आपको छुट्टी दे दी जाती है। सर्जरी के बाद लगभग 15 दिनों के लिए किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोकने की सलाह दी जाती है और इसके लिए आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचने की सलाह भी दी जाती है। इन्फेक्शन के इलाज के तौर पर एंटीबायोटिक दवाइयां आपको दी जाएंगी। अगर आपको नक्सीर की समस्या हो रही है तो दोबारा आपको सर्जिकल टीम से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे के इलाज के लिए आपको दोबारा अस्पताल जाना पड़े। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के बाद लगभग 90% लोगों में लक्षणों में सुधार के साथ साथ सक्सेस का रिकॉर्ड है। केवल 8% मामलों में ही नेजल पॉलिप्स 2-3 साल बाद दोबारा बढ़ते हुए देखे गए हैं। लेकिन दवा से ठीक होने या फिर सर्जरी के बाद पूरी तरह से हट जाने के बाद भी ये दोबारा बढ़ने लगते हैं। इन्हें दोबारा पहले की तरह बड़ा होने में कुछ महीने या कुछ साल लग सकते हैं। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं या फिर एस्पिरिन इंटॉलरेंस जैसी समस्या से घिरे हैं, उनमें नेजल पॉलिप्स के बार बार होने की संभावना रहती है। नेजल पॉलिप्स के कारण होने वाली परेशानियां। नेजल पॉलिप्स आपके नाक के रास्ते में अगर अपना आकार बड़ा कर लेते हैं तो इससे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। कई बार जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो बड़ा पॉलिप्स या फिर इनका एक ग्रुप आपकी सांस को अस्थायी रूप से बंद कर सकता है, आपकी नॉर्मल ब्रीथ को डिस्टर्ब कर सकता है। इस सिचुएशन को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया कहते हैं, यानी OSA के तौर पर इसे जानते हैं। ज्यादातर लोगों को तो मालूम ही नहीं होता कि उन्हें रात के समय में सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि अक्सर इस तरह की समस्या आपको सोते समय ही होती है। नींद में आपको इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से आप पूरी तरह से सो नहीं पाते। नींद में रुकावट पैदा होती है, जिसकी वजह से आप अपने आप को थका हुआ और सुस्त महसूस करते हैं। आपकी बंद या बहती हुई नाक लंबे समय तक समस्या बनी रहे, आपके सुनने की शक्ति कम हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये नेजल पॉलिप्स के स्पेशल सिम्टम्स में से आते हैं, क्योंकि आमतौर पर सामान्य सर्दी जुकाम अधिक से अधिक 14 दिनों में खत्म हो जाता है। नेजल कैविटी और साइनस लेयर पर इन्फेक्शन के कारण नेजल पॉलिप्स की समस्या देखने को मिलती है। दरअसल इन्फ्लामेशन म्यूकस मेम्ब्रेन की कोशिकाओं में लिक्विड मटेरियल बनाती है और समय के साथ ग्रेविटी इन लिक्विड से भर कोशिकाओं को खींचता है, जिसकी वजह से पॉलिप डेवलप होते हैं। ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं है कि नेजल कैविटी के अंदर सूजन की प्रक्रिया किस वजह से शुरू होती है, लेकिन इस बारे में कई बातें सामने आई है। इन्फेक्शन एक वायरस, जीवाणु या फिर फंगस इन्फेक्शन की प्रतिक्रिया है, जबकि सूजन एक एलर्जी की प्रतिक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, एलर्जी पोल्यूशन की वजह से भी हो सकती है। कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है जो बच्चों को अपने माँ बाप से मिलती है। इसकी वजह से नेजल पॉलिप्स के डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नाक की लेयर के मध्य बहने वाले लिक्विड के फलों को डिस्टर्ब करती है। इसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम खराब है और नाक परत के ऊपर अटैक हो तो ये सूजन आ जाती है। कई बार हो सकता है ऊपर बताया गया सभी कारण एक साथ नेजल पॉलिप्स का कारण बने। बीमारी को इग्नोर करना उसे बढ़ने देने के बराबर है। कहते हैं दुश्मन और मर्ज को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। इसलिए समय रहते ही अगर इस बीमारी से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर से मिलना ज्यादा अच्छा है। वीडियो का उद्देश्य केवल आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना है। हम उम्मीद करते हैं नेजल पॉलिप्स की समस्या से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इंटरेस्टिंग रहा होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।